बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। जो सिंध में हुआ, सिंध का मामला जिसमें कि मरीम नवाज साहिबा के होटल के कमरा तोड़ने की बात थी और उसके बाद आईजी सिंध के अगवा का मामला और फिर पुलिस, जो सिंध पुलिस का रिएक्शन था उसके हवाले से डेवलपमेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा। और इस बारे में आपने सुना कि आर्मी चीफ ने भी एक कमेटी का कहा और तहकीकात के लिए कहा। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने भी अपनी एक कमेटी तश्कील दे दी है जो 30 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा करा देगी। फुटेज मंजर आम पर आ चुकी है जो कि मरीम नवाज साहिबा के होटल के बाहर यानी कमरे के बाहर के जो मनाजिर हैं वो टेलीविजन स्क्रीन पे आज सारा दिन लोगों ने देखे। इसके ऊपर भी ज़ाहिर है कि हम बात करेंगे क्योंकि अब ये मामला ऐसे लगता है कि जैसे आज गवर्नर सिंध को भी बुलाया गया इस्लामाबाद में, कुछ अहम डेवलपमेंट्स आगे जाके हो भी सकती हैं। इस मामले के ऊपर अपोजिशन अपना रद्दअमल मुसलसल दे रही है, हुकूमत भी दे रही है, बल्कि यहाँ तक कि आज शहजाद अकबर साहब ने यह भी कहा कि अगर आईजी साहब कंसर्न थे तो उनको एफआईआर कटवानी चाहिए थी। क्या वफाक ये चाहता है कि आईजी सिंध जो हैं वो इस पे बाकायदा एफआईआर काटें और क्या सूबाई यानी कमेटियां बनने के बावजूद इसके ऊपर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती रहेंगी? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और ये किस नौयत का होगा आगे जाके मामला, इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ आज चीफ जस्टिस साहब ने एहतसाब अदालतों को ये अहकामात दिए हैं कि वो अपने जो मामलात हैं वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर समाअत करें और इस मामले को देखें कि जिस तरह से जो नैब के केसेस हैं वो भी निपटाए जा सके। कुछ दिन पहले वजीर आजम पाकिस्तान ने एक कन्वेंशन सेंटर में जो जलसा था उससे खिताब किया था और उसमें उन्होंने बबांगे दोहल ये कहा था, बल्कि इस्तदा की थी चीफ जस्टिस साहब से भी और नैब कोर्ट से भी कि वो अपने मामलात या अपने जो मुकदमात हैं उनको जल्द से जल्द निपटाएं। क्या कहा था वजीर आजम पाकिस्तान ने, वो आपकी याद दहानी के लिए सुनवाई देते, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। मैं अपनी पाकिस्तान की अदलिया को और हमारी नैब को एक पैगाम आज देना चाहता हूं। मेरी रिक्वेस्ट है जनाब चीफ जस्टिस साहब, जो गवर्नमेंट से आपको लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदा के वास्ते डे टू डे हेयरिंग करके ये केसेस खत्म करें। और मैं नैब को भी कहता हूं कि नैब आपने कई जगह बड़ा जबरदस्त काम किया, लेकिन खुदा का वास्ता है कि केसेस को मंतकी इंजाम तक तो पहुंचाओ। और आज ये अहकामात भी सामने आए हैं। बहरहाल ये इत्तफाक है, उसने इत्तफाक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ नैब ने कुछ मुकदमात भी आज रेफरेंसेस भी दायर किए जिसमें नवाज शरीफ साहब का रेफरेंस भी एक दाखिल किया गया और इसके साथ साथ जनाब एहसन इकबाल साहब का भी, राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंक्वायरी भी है और ना सिर्फ ये बल्कि अलीम खान साहब के खिलाफ और यूसुफ बेग मिर्जा साहब के खिलाफ भी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट की गई है। ये क्या मामला है इसके ऊपर बात करेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नैब के इन मामलात के ऊपर आज तफसीली बात की और बाकी मामलात के ऊपर भी ये याद रहे कि पीडीएम के सरबराह हैं वो क्या कहते हैं, जरा जल्दी से वो भी सुनवा देते हैं। अगर पीडीएम की क़यादत को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो फिर हम अपने जल्सों का रुख जेलों की तरफ थे। अगरचे सिंध हुकूमत ने इंक्वायरी के अमल को कबूल किया है, ताहम ये सवाल अपनी जगह पर अहम है कि जिनको इस वाक़े का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है इंक्वायरी भी वही करेंगे और फिर उस इंक्वायरी रिपोर्ट को कबूल भी किया जाएगा। हमारी नजर इस पहलू पर भी हम हर ऑप्शन को लेंगे और जिसमें इस्तीफे का ऑप्शन भी शामिल है। एनआरओ वो चाह रहा है इस वक्त, हम उनको एनआरओ नहीं दे रहे। मौलाना कह रहे हैं कि एनआरओ वो चाह रहे हैं, कौन चाह रहे हैं, किससे मांगा जा रहा है, इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे। और उसके साथ साथ नेक्टा ने एक सिक्योरिटी अलर्ट भी जारी किया है कोयटा और पेशावर और कोयटा के हवाले से भी, जिसमें कि टीटीपी मुबैना तौर पर बहुत सारे वाकयात कर सकती है दहशतगर्दी के। और ये याद रहे कि पीडीएम का अगला जलसा जो है वो कोयटा में है। क्या सिक्योरिटी होगी क्या नहीं होगी इसके ऊपर भी बात करेंगे। जनाब अली नवाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है जनरल रिटायर्ड एजाज एवान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दिफाई तज्जिया निगार हैं, पिंडी से ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर। जिन मोहतरमा शैला रजा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई वजीर हैं और हमें ज्वाइन करिए कराची से, आपका भी शुक्रिया। तराल चौधरी साहब भी के भी मुंतजिर हैं, वो भी हमारे साथ होंगे, बल्कि हैं हमारे साथ लाहौर से या फैसलाबाद से, बहुत बहुत शुक्रिया तराल चौधरी साहब, आपके भी तशरीफ आवरी का। सबसे पहले मैं शैला आपसे शुरू करना चाहती हूँ कि ये जो आज फुटेज जारी हो गई है और कमेटी तश्कील पा गई है, आपको लगता है कि तहकीकात गैर जानिबदाराना होंगी और फिर तहकीकात सिंध हुकूमत ही करेगी जिसके ऊपर वफाक इल्ज़ाम लगा रहा है? देखिए, वफाक का अपना एक मसला है कि वो इल्ज़ाम ही पे चलते हैं। एक तरफ वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि स्पीडी ट्रायल हो और हम भी यही चाहते हैं, दूसरी तरफ अभी कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ लेकिन वो
चोर डाकू चोर डाकू कहते रहते हैं। हमसे ज्यादा कौन चाहेगा कि स्पीडी ट्रायल ना हो। 11.5 साल पहले हमारे कायद ने बगैर किसी वजह के जेल काटी और फिर सबने देखा कि सदर पाकिस्तान ना सिर्फ बनने का एजाज हासिल हुआ बल्कि पाकिस्तान आगे बढ़ा, चाहे सी पैक हो, चाहे जो है ज़राई एक्सपोर्ट हो, चाहे जो है सलाला का वाक़या हो, चाहे शमसी बेस का वाक़या हो, मतलब पाकिस्तान का चेहरा नजर आया। अब 1 साल से ज्यादा खुर्शीद शाह साहब कैद हैं, 2 साल से ज्यादा हमजा हैं, आसिफ साहब और फरियाल साहिबा 6 महीने कैद रह चुके। केसेस हैं कि चल ही नहीं रहे। और इसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि अगर ये तेजी से आगे बढ़े मामलात तो फिर हमें भी मौका मिलेगा कि हम कहें झूठे जो कि हम पे ये झूठे इल्जामात थे और हमें अच्छा नहीं मैं ये जो आज कमेटी बनाई है ये जो दरवाजा तोड़ने का मामला था शैला जी, इसके साथ हाँ दरवाजा तोड़ने के मामले में ये भी चाहती हूँ कि वजीर आजम साहब ये कहते थे कि रियासत मदीना और हम अपने आप से पहले शुरू करेंगे तो अपना भी पार्टी फंडिंग केस जो है ना उसको तेजी से आगे चलाएं और सामने लाएं। अब आ जाते हैं मरियम साहिबा के केस के ऊपर। अब फुटेज सामने आ गई हैं और अभी आपके चैनल पे ये चल रहा था कि पुलिस के साथ साथ सादा लिबास में भी लोग मौजूद थे। और होटल के देखिए, एक होटल के लिए तो ये बंद हो जाने वाली बात है कि उसमें इस तरह रेड हो और वो अपने गेस्ट की जो है वो प्रोटेक्शन ना दे सके। और बार बार अगर होटल इंतजामिया भी एक टूटा दरवाजा दिखा रही है तो वो पागल नहीं है कि अपने दरवाजे को टूटा हुआ दिखाएंगे। ठीक है। तो अब जबकि क्योंकि ये वाकया सिंध में हुआ है, सिंध के कैपिटल में हुआ है, तो इसकी तहकीकात भी अच्छा मैं इसको क्विकली तहकीकात की चूंकि बात हो रही है जनरल साहब आप से मैं जानना चाह रही हूँ कि आर्मी एक्ट के तहत भी कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ ने कहा है कि वो इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। इसको भी आज मौलाना की बात आपने सुनी होगी कि जिन पे शुबे का इजहार किया जा रहा है क्या उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी। क्या आर्मी एक्ट के तहत इसके ऊपर इंक्वायरी हो सकती है और क्या आप समझते हैं कि ये आज़ाद तहकीकात हो सकेगी? क्योंकि सिंध पुलिस का जो रिएक्शन है वो इससे पहले कभी देखने में किसी पुलिस का भी देखने को नहीं मिला है। थैंक यू आसमा। देखिए मैं समझता हूं कि जिस तरह अभी फेडरल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट पे एतराज कर रही है, जो सिंध गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में जो बात हुई है, जिस तरह ये हम होटल के अंदर रेड की बात कर रहे हैं या कुछ, तो लेजिटिमेसी उन्हीं की है, राइट सिंध गवर्नमेंट को ये है कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करें एंड हमें कोई जजमेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आने से पहले देनी नहीं चाहिए कि वो बायस्ड होंगी या नहीं होगी या कैसा होगा। उन्होंने 30 डेज का टाइम लिया। लेट्स वेट फॉर दैट आउटकम के उस इंक्वायरी से या उस कमीशन से आउटकम निकलता क्या है, फिर कोई अपनी रायदानी हम कर सकेंगे। तो लेट्स ट्रस्ट द सिंध गवर्नमेंट कि वो ठीक काम करेंगे, फेयर काम करेंगे और इम्पार्शियल होकर काम करेंगे। इसी तरह जो पाकिस्तान आर्मी वो रिक्वेस्ट की थी बिलावल जरदारी साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और डीजी ISI को कि वो अपने इन्वेस्टिगेशन कराएं, तो उन्होंने उनसे टेलीफोन पे भी बात की और इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दे दिया है। मौलाना फजलुर रहमान हो या XYZ हो, किसी की हमें परवाह नहीं है, वो एक फेयर ट्रायल होगा, फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी और वो उसमें से बिल्कुल जस्ट निकालकर आर्मी चीफ के सामने रख देंगे कि हुआ क्या है। अब जब तक वो ब्लेम अपॉर्शन नहीं करते, जब तक वो चीज सामने नहीं आती, मेरे ख्याल में न मैं क्या सराई करूंगा न किसी और को करनी चाहिए। लेट्स वेट। अच्छा बिल्कुल, मैं आई टोटली एग्री विद यू बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव मामला है सर। लेकिन आज जो शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डेली वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज उन्होंने ये कहा कि IG पुलिस जो है वो क्यों FIR दर्ज नहीं करवाते। तो क्या वफाकी हुकूमत जो है और सिंध हुकूमत दोनों ही इस मामले को नहीं छोड़ना चाहती ज़ाहिर है, और खास करके वफाकी हुकूमत की तरफ से, क्योंकि इल्जाम ज्यादा उनके ऊपर आ रहा है क्योंकि रेंजर्स भी उनके अंडर हैं और एजेंसीज भी उनके अंडर है। देखिए बात ये आसमा के जो कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि हकायक का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन जो कुछ मीडिया पे रिपोर्टिंग हो रही है ये एक्ट बड़ा डिप्लोरेबल है। और IG सिंध के साथ जो कुछ हुआ या जो कुछ बताया जा रहा है कि हुआ, अगर वो ऐसा हुआ है तो यकीनन ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ग्रेड 22 ऑफिसर जो सर्विंग है, अगर उसके घर का मुआसरा किया जाता है और उसको जबरदस्ती एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो मैं तो एज अ जनरल यही कहूंगा कि उनके पास भी उस वक्त बहुत सारी ऑप्शन थी, लेकिन मैं बायस नहीं करना चाहता किसी इंक्वायरी कमेटी को कि उस वक्त IG सिंध
वो चीफ मिनिस्टर को भी कॉल कर सकते थे कि ये मेरे घर के बाहर क्या हो रहा है, आई एम अ ग्रेड 22 ऑफिसर आईजी सिंध हूं, ये मेरे घर के सामने कौन लोग आ गए, कौन मेरे घर में एंटर होना चाहता है। इसी तरह अगर वो नहीं कॉल उठा रहे थे तो इंटीरियर मिनिस्टर को कॉल करनी चाहिए थी कि ये जो मेरे घर के साथ हो रहा है ये क्या है। और अगर मैं उस मफरूजे पे बात कर रहा हूं जो मीडिया पे आ रहा है, अगर वो रेंजर्स के लोग थे तो फिर उनको, चूंकि ये हैंड्स इन ग्लव काम करते थे, या पुलिस और रेंजर्स सिंध में अमन के लिए इनकी आपस में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आईजी उस वक्त डीजी रेंजर्स को भी रिंग कर सकते थे, हु इज अ जनरल ऑफिसर, कि ये आपके कुछ आदमी मेरे घर के बाहर हैं, ये क्या हो रहा है। बिल्कुल, तो ये मामला हैंडल हो सकता। ये वो सारे सवाल हैं जो कि इंक्वायरी में आएंगे, लेकिन बिल्कुल आपके घर से बैठ के जी जन साहब, चूंकि ये सारे मामला इंक्वायरी में आएंगे। तलाल चौधरी साहब, आप वजीर मुमलिकत बराए दाखिला भी रहे हैं, वजारत दाखिला के अंडर रेंजर्स हैं, और जैसे जनरल साहब ने कहा वो इंटरफेयर कर सकते थे, आईजी उनसे बात कर सकते थे, वजीर आला से बात कर सकते थे। क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए? क्योंकि अभी तक हमें आईजी सिंध का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सिवाय उस खत के वो हमारे सामने नहीं आया, और वजीर आला सिंध कह रहे हैं कि हम बहुत सारी बातें जो है वो अवाम के सामने नहीं रख सकते। आपके ख्याल में क्या हुआ होगा? क्योंकि वो रेडिक्यूल का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दबाव का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसके अलावा उनके लेटर के अंदर बहुत अहम नुकात भी हैं। क्या हुआ हो सकता है? देखिए, मैं तो अपनी हुकूमत में खुद एक एक्सपीरियंस किया है मैंने जाती तौर पर। जब मैं वजीर दाखिला में था, स्टेट मिनिस्टर था, और आपको याद होगा कि एहतसाब कोर्ट में एक दफा रेंजर्स ने खुद ब खुद चार्ज संभाल लिया था। सो मैं उसकी बहुत सारी डिटेल्स जानता हूं, उस वक्त के हमारे कमिश्नर ने क्या कहा, क्या हुआ था, उसी तरह का ये सेम वाकया है। सो मुझे इसमें क्या कहते हैं, किसी नतीजे पे पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा, पाकिस्तान में ये होता रहा है। ये जनरल साहब अभी कह रहे थे कि उनके पास बड़ी ऑप्शन थी, उनके पास एक और ऑप्शन भी थी आईजी के पास, कि वो अपनी फोर्स को कहते हैं कि भी ये जो आए हैं इनको रेजिस्ट किया जाए, और इनको फिर मेरा मतलब है आमने सामने आ जाते हैं, और फिर पाकिस्तान में एक ऐसा काम शुरू होता जो नहीं होना चाहिए। तो देखिए, बात यह है कि हमेशा सिविलियंस और सियासतदान रिस्ट्रेन का मुजाहरा करते रहे। हम हमेशा कोशिश करते रहे कि सियासी नुकसान उठा लें लेकिन नाम ना लें, हम अदारों का एहतराम करें, हम इंडिविजुअल्स के मामले पर अदारों पर कोई बात ना आ जाए। मगर बात बड़ी क्लियर है, मेरे सोर्सेज ये कहते हैं कि फुटेज और बहुत सारे और शवाहिद सीएम सिंध के पास मौजूद है। कौन से दो अफसरान आईजी को घर के अंदर से लेकर आए, कितने लोगों ने मुहासरा किया, क्या क्या बातें हुई, एक एक चीज के उनके पास शवाहिद है। और आईजी को जब लेकर गए तो उनके मोबाइल भी छीन लिए गए थे। तो बात है, उनके पास बहुत सारे शवाहिद है। मैं भी नहीं चाहता कि इंक्वायरी जो है वो बाइस हो, मगर इंक्वायरी जो है वो कौन कर सकता है? इंक्वायरी इंटीरियर मिनिस्ट्री को जवाब दे है रेंजर्स। अगर कोई अदारा है इंटेलिजेंस, तो दो बड़े अदारे आईबी और आईएसआई दोनों प्राइम मिनिस्टर को जवाब दें। सो ये कह प्राइम मिनिस्टर चुप बैठे, या तो उन्होंने करवाया अदारों को कह के वो खुद इन्वॉल्व है, या फिर अगर अदारों ने खुद किया तो वो वजीर आजम बेशक जाली है, वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी करता? कहां इंटीरियर मिनिस्ट्री? देखिए, तहकीकात नहीं हो सकती। जितनी रेंजर्स की तहकीकात हुई है आज तक, जितने भी मामला हुए, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने किए हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री इंक्वायरी का रिजल्ट निकालती है, फिर वो पेरेंट डिपार्टमेंट को भेजती है, और जिस भी पेरेंट डिपार्टमेंट में अगर वो आर्मी की हो तो फिर सजा आती है। अच्छा। मगर ये रिपोर्ट करते हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री को रेंजर्स, और दोनों अच्छा, ये सारी बातें जैसे जनरल साहब ने भी कहा, आप भी कह रहे हैं, शैला बीबी भी कह रही है कि ये वफाक के अंडर ये इदारे हैं। तो अली नवाज अवान साहब, इंटीरियर मिनिस्टर के पास ये सब इख्तियारात थे। अब ये इंक्वायरी जब होगी तो जाहिर है कि इसमें जो बात सबसे अहम नुक्ता है वो यही है कि एक तो वजीर आजम अभी तक लाताल्लुक हैं, उनको नहीं पता, वजीर दाखिला भी लाताल्लुक है बल्कि। तो अच्छा, क्या होगा? अब 3 लोग हैं, उनका मैंने जवाब देना। नहीं, आपको टाइम मिलेगा। हाँ। अभी तलाल ने एक बड़ी अच्छी बात की। तलाल ने कहा कि इनके अपने दौर में भी हुआ था और रेंजर्स ने एक काम किया था। अगर ये उस वक्त की इंक्वायरी करते और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाते तो शायद ये रिपीट ना होता इनकी। मगर इनकी अपनी हुकूमत थी और ये कह रहे हैं क्योंकि अब हमारी हुकूमत है, हम ये नहीं कर रहे, तो हमारा जाली वजीर आजम है, तो पता नहीं वो शायद जाली था जब वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सके। सेकेंडली, इसमें कंफ्यूजन क्या, जनरल साहब ने उसकी तरह इंदिया भी दिया कि जुबैर साहब का जो स्पोक्स पर्सन है मरियम बीबी के, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट है। वो अदारों को कह रहे हैं कि इसमें अदारे इन्वॉल्व हैं
اور جو خاقان عباسی جو ایکس پرائم منسٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں وزیر اعظم صاحب انوالو ہیں کیونکہ رینجرز ڈائریکٹلی ان کے نیچے آتی ہے اور باقی جو آج بھی انہوں نے یہی بات سی ایم سندھ جو ہے سوری آئی جی سندھ جو ہے اس کو نامینیشن فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. تو مختلف چیزیں اب 2 انکوائریز بیٹھ چکی ہیں. اب مفروضوں پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں آسما کوئی فلمی سین بنانا نون لیگ سے اچھا کوئی نہیں جانتا. اگر آج جس دن یہ کام ہوا تھا اس دن آپ صرف یہ دیکھ لیں جس دن وہ صفدر صاحب چلے گئے تھے مزار قائد اور اس کے بعد جو ان کی گرفتاری ہوئی تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ سین کیا ہے. سین یہ ہے کہ صرف نواز شریف کا نام آؤٹ کرنا ہے اور صفدر کا نام ڈالنا. نواز شریف کے ٹائم پہ کیا ہو رہا تھا کہ پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو گئے, بہت کریٹیکل ہو گئے, دماغ کو آکسیجن نہیں پہنچ رہی, انجائنا اٹیک ہو رہا ہے, مریم کو نیب جیل کوٹ لکھپت سے نیب آفس لے کے جا رہا ہے, میاں صاحب اس وقت مدہوش تھے اور اس کے بعد آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہو جاتا. سیم فار صفدر ایز ویل. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فلمی سین اب اس کا حل کیا ہے. ہم نے حل کی طرف جانا ہے. حل سندھ نے ایک اپنی رپورٹ بنا دی, کمیٹی بنا دی. انہوں نے درخواست کی سی ایم سندھ نے اور آرمی چیف نے کمیٹی بنا دی اپنی جو ہیراکری کا ان کا جو طریقہ کار. اب ان دونوں کی رپورٹس آئیں اور ان دونوں کی رپورٹس پہ فیصلہ ہوگا. اس کے بعد دیکھیں آپ سوال کریں گے میں جواب دوں گا. اس پہ پریس کانفرنسز بھی ہوں گی, اس کے اوپر بہت ساری چیزیں بھی ہوں گی. اب دیکھیں نا اس میں یہ تھا کہ مریم کا جو پہلا ٹویٹ تھا کی جگہ پرائم منسٹر کو نہیں فون کرنا چاہیے تھا, سیاست کے اداروں کو ملوث کرنے کی شیلا سے. یہ سوال آپ کا شیلا سے بنتا ہے. ہاں نہیں ان سے بھی پوچھوں. دوسرا چیز ہے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ موبائل چھین لیے گئے. تو تھوڑے عرصہ پہلے کہ 2 مہینے پہلے ایک فوٹیج اور چلی تھی, اس میں بھی کوئی کہہ رہا تھا میرا موبائل اندر رہ گیا یا مجھ سے میرا موبائل چھین لیا گیا. یہ موبائل چھوڑ دینا چاہیے. کمیٹیز بن گئی ہیں, آپ اس کے اوپر انحصار یا آپ کہہ دیں نہیں ہے, یا آپ کہہ دیں کہ پہلے ہر چیز ٹھیک ہوتی رہی ہے اور ہر چیز کی رپورٹ آتی رہی ہے اور اس کے اوپر جو فیصلے ہونے تھے وہ ہوتے رہے. نہیں ہوئے نا. اب ہم نے آگے کی طرف جانا نا آسما, تو اس کا یہی حل ہے. اس کے بعد اس ملک میں یہ 4 دیواری کی جو بات کرتے ہیں, پہلا ٹویٹ کرتی ہیں مریم کی دروازہ توڑ کے اندر آ گئے, پھر وہ ٹویٹ کرتی ہیں دروازہ نوک کیا صفدر باہر گئے تو آگے پولیس کھڑی تھی, اور اس کے بعد ہوتا ہے کہ وہ دروازہ توڑ دیے. یہی ماڈل ٹاؤن ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں اسی جگہ حملہ مطلب پریگننٹ خواتین کو گولیاں ماری گئیں. اسی سندھ کے اندر نقیب اللہ کا کیس آپ کو یاد ہوگا, متغوا کیا گیا. اسی سندھ کے اندر بہادر بچے کاؤنٹ ہوا کرتے تھے. بالکل اس پہ بالکل آپ نے جواب دے دیا. شیلا آپ کچھ کہنا رسپونڈ کریں گی کیونکہ یہ سوال تو سندھ حکومت سے بھی بنتا ہے جو سوال علی نواز اوان صاحب نے اٹھایا ہے. دونوں طرف سے اداروں کے اوپر ہی بات ہو رہی ہے, تو کتنی فیئر انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے؟ کوئکلی سر. اچھا دیکھیے, جتنا میں نے چیئرمین صاحب سے لے کر اور وزیر اعلیٰ صاحب تک گفتگو سنی ہے, اس میں یہ کہا ہے کہ آئی جی کا محاصرہ کر لیا, 2 افراد اندر گئے, یہ سب. ہم نے یہ نہیں کہا کون کس سے تعلق رکھتا تھا, لیکن کوئی ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے آئی جی کو بے بس کر دیا کہ وہ نہ فون کر سکے نہ کسی کو اطلاع دے سکے. کوئی ایسے لوگ تھے جن کی وجہ سے آئی جی کچھ بھی نہیں کر سکے, ورنہ تو ایک آواز بھی بہت تھی کہ ان کو قابو کر کے وہاں پہ ایک مقابلے کی فضا بن جاتی. لیکن میں مشتاق مہر صاحب ہمارے پہلے بھی آفیسر رہ چکے ہیں سندھ میں, اور میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ خواتین منسٹری کا بہت پولیس سے کام ہوتا ہے, تو وہ بہت بردبار اور بڑے ڈفرینٹ قسم کے آفیسر ہیں. ہم نے 3 نام بھیجے تھے, اس میں سے یہ نام آ گیا. نہیں آپ کہہ رہی ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی سازش نہیں ہے اور وفاق کی طرف سے ہی نامینیٹڈ ہوتے ہیں, ظاہر ہے اپوائنٹمنٹ یہیں سے ہوتی ہے ان کی. میں کوئکلی ایک چھوٹی سی میرا یہ کہنا ہے کہ یہ کتنی تکلیف کی بات ہوئی ہوگی ایک آئی جی کے لیے کہ یہ ایک اتنا سخت لیٹر اس نے نکالا اور کہا مجھے چھٹی دے دیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کے بعد جو ری ایکشن دیکھنے میں آیا اس سے پہلی بار ہوا ہے. اور یہ جو اسی لیے آرمی چیف نے بھی یہ کہا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. شیلا میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد ہم ضرور اس کے اوپر آئیں گے. اب چونکہ پی ڈی ایم کی تحریک بھی چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ ابھی نیب کے نئے کیسز بھی آ گئے ہیں, یہ اس پہ کیا ہوگا؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نیب ایک مرتبہ پھر متحرک ہو چکی ہے اور آج ایک نیا اعلامیہ جو وہ آیا ہے اور ہم نے سنوایا کہ خان صاحب کا یہ حسن اتفاق ہی ہو سکتا ہے طلال چودھری صاحب کہ خان صاحب نے گجرانوالہ جلسے کے بعد یہ کہا تھا کہ کیسز کو سپیڈ اپ کیا جائے, اور آج چیف جسٹس صاحب نے بھی فرما دیا اور اب روز کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ احتساب عدالتیں کیسز سنیں گی. کیا یہ دباؤ آپ کے خیال میں بڑھے گا یا کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ اپوزیشن کے لیے گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں مزید؟
देखिए, एक तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मियां नवाज शरीफ ने जो कहा था गुजरांवाला में, उसका लफ्ज जो है ना, वो कभी कराची वाक़े के बाद और कभी इस तरह के इमरान खान की तकरीरों और उसके बाद कोइंसिडेंटली वो वाक़यात होना शुरू हो जाते हैं। शेख रशीद कुछ कहते हैं, बाद में वही गिरफ्तारी हो जाती है। इमरान खान कुछ कहते हैं, बाद में वही कोई कह देता है। देखिए, मुझे तो कोई इतराज नहीं है कि डे टू डे हेयरिंग हो, क्योंकि हम तो भुगतते रहे डे टू डे हेयरिंग। मियां नवाज शरीफ की तो, उसके खानदान की तो डे टू डे हेयरिंग। मुझे तो ये है कि सबके लिए हो। बीआरटी का स्टे जो है वो भी डे टू डे खारिज हो जाना चाहिए। वो डिप्टी स्पीकर साहब 50,000 जाली वोट लेकर बैठे हुए हैं 1 साल से, उसका भी जो फॉरेन फंडिंग है 6.5 साल, उसका भी अगर डे टू डे हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। पाकिस्तान के वो गरीब लोग जिनके कत्ल हो जाते हैं, जिनके घर उजड़ जाते हैं, जो लुट जाते हैं, उनका भी डे टू डे हो जाए तो मुझे तो कोई हर्ज नहीं। अगर सिर्फ डे टू डे होना है, यानी रेफरेंस अगर लगना है आउट ऑफ द टर्न, तो वो काजी फाइज ईसा का लगना है। बाकी और भी वहां 300 रेफरेंस पड़े हुए हैं। और अगर कोई डे टू डे हेयरिंग होनी है, वो सिर्फ अपोजिशन के मुकदमात की होनी है, तो फिर मैं आज तो अलीम खान, यूसुफ बेग मिर्जा साहब भी ज़ाहिर है हुकूमत के साथ रहे, अलीम खान साहब का भी हो गया। ये अलग बात है कि आफ्ताब सुल्तान साहब भी और फवाद हसन फवाद साहब, उनके ऊपर भी आज दोबारा से इंक्वायरियां खुल गई हैं, तो उनके दो लोगों का नाम भी आ रहा है। वो सियासी बुनियाद के ऊपर आया है ना? देखिए ना ओवरऑल पिक्चर आपने देखनी होती है ना जी। इस वक्त ओवरऑल पिक्चर है क्या? यानी वो केसेस, यानी इमरान खान साहब फरमाते हैं कि सिर्फ नैब कोर्ट 120 बनानी चाहिए। पाकिस्तान में कत्ल, दहशतगर्दी, पाकिस्तान में कलबोशन यादें, यानी कलबोशन के लिए पर्सन स्पेसिफिक कानून बनता है। उधर अपना वो जिन्होंने पिज्जा बनाया अमेरिकन, उनके लिए ऑर्डिनेंस आता है, उसमें लिखा जाता है कि ना एफआईए ले सकती है, ना नैब इसके चेयरमैन को कुछ कह सकती है। पर्सन स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस बनाया जाता है। यानी अपना, उसके बाद आपका फॉरेन फंडिंग 6.5 साल से, ठीक है, तो कहां पर, यानी ये अपोजिशन आज बताइए, बिल्कुल ठीक है जी। आसमा एक लाइन कह दे जी, ये कैसा कोइंसिडेंट है कि बीआरटी का स्टे खारिज नहीं होता, डिप्टी स्पीकर का वहां पड़ा है केस, फैसल वाडा अदालत आना पसंद नहीं करता, उसके बाद ना इनके खाते खुलते हैं, ना इनके क्या कहते हैं थैले खुलते हैं। बात यह सिर्फ डे टू डे हेयरिंग मेरे लिए लिखी है, ठीक है। मेरा तो सवाल इतना है सिर्फ एज ए पाकिस्तान। अच्छा, मैं पहले फिर मैं अली नवाज साहब से ले लूं, फिर मैं जनरल साहब आपके पास आती हूँ। ये जो सारे इतराजात हैं, वन साइडेड वो कहते हैं एहतसाब हो रहा है। अच्छा, मुझे ना बड़ी हैरत होती है जब ये इस तरह 35 साल ये मिल के इन्होंने कोई गवर्नमेंट्स की, कोई कम पेश हो सकता है 2 साल, और जब इनके ऊपर अपने केस पड़े हैं तो आसमा ये कहते हैं कि उनका सोचें जिनके कत्ल हो जाते हैं, 40 साल केस चलते हैं। मैं जेल गया आसमा, 10 दिन रहा, मैं बाहर आया। मैंने कहा आपने मुझे किस मैनुअल के साथ ट्रीट किया था? 1862, आम गरीब आदमी 1862 के मैनुअल पे ट्रीट होता है। जब ये ट्रीट होते हैं तो ये कहते हैं कि क्यों नहीं चेंज किया? तो ये नाअहलियत है। 35 साल आप लॉ मेकिंग नहीं कर सके। इस पाकिस्तान के लोगों ने आपको 2/3 मेजोरिटी दी, 1 दफा नहीं 2 दफा दी। आपने CODA किया, आपने अपने से रिलेटेड, अपने मुफाद से रिलेटेड तो आपने अमेंडमेंट्स की, पर आपने किया क्या? उसके बाद शुक्र है तलाल ने कल भूषण का नाम लिया। अब इसका कोई बैकग्राउंड है कि आप जब जिस इंटरनेशनल अदालत ने आपको कहा है, उन्होंने सीपैक अथॉरिटी ऑर्डिनेंस का भी वो भी उन्होंने गलत बात की है। अब सीपैक अथॉरिटी के अंदर ये कहीं भी ये क्लॉज नहीं है, ये सुबह से चल रही है, ये कहीं भी नहीं है। सीपैक अथॉरिटी के अंदर ये क्लॉज कि किसी को क्या कहते हैं, शूटर बेमार किस्म की आपको आजादी मिल, इस तरह की कोई चीज नहीं। पर ये सारी देखें, मैं यही कह रहा हूँ, आग तलाल को ये चीज समझनी चाहिए। पहले मुझे कह रहा है कि एहसन इकबाल के साथ हुआ पर हम कुछ नहीं सकते, क्या वो जाली हुकूमत थी? उसके बाद अब इसने दोबारा रिपीट किया कि जेलों में ये हो रहा है, केस खुश होना चाहिए आपको। इस मुल्क में हुदैबिया का फैसला 20 साल बाद हुआ, और किस बात पे, किस चीज के ऊपर हुआ कि केस टाइम पे आप लोगों ने प्ली नहीं कर सकी नैब। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला, ये कह रहे हैं सबसे बड़ा मसला आसमा करप्शन है। सही बात। अगर करप्शन इस मुल्क से खत्म हो जाए, अभी तो महंगाई बहुत बड़ा मसला है। आप किसी से पूछेंगे ना, अब रीजनिंग क्या है आसमा, रीजनिंग क्या, क्यों इस मुल्क में महंगाई हुई है? क्योंकि इस मुल्क के इदारे
मफलूज हो गए हैं। 203 इदारे हैं इस पाकिस्तान में। नून लीग की जब हुकूमत जाती है 1250 अरब रुपए का स्टेट एंटिटी लॉस है। एक इदारा आसमा एक इदारा पाकिस्तान का पिछले 10 साल के अंदर प्रॉफिट के अंदर नहीं गया, उल्टा लॉसेस के अंदर गए। तो आपने मफलूज करके निजाम को चलाया है। ये जो मफलूज करने की बात करें निजाम को, जनरल साहब अगर इसी तरह से केसेस रहे, जैसे आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बहुत अच्छी बात है, वो कहते हैं जी जल्दी इसके फैसले होने चाहिए, 30 दिन के अंदर कानून कहता है, कोई अभी तक फैसलों के ऊपर कोई सबूत जब अदालत कहती है तो आपने देखा जस्टिस मकबूल बाकिर का आपने जजमेंट देखा, बाकियों को देखा, नैब के पास नहीं होते, फिर कैसे सर इंसाफ मिलेगा और कैसे निजाम आगे बढ़ेगा? देखिए आत्मा, बात यह है कि जो कुछ एक किसी भी महज़ब मुआशरे में जुडिशल सिस्टम की एफिशिएंसी मुल्क के अंदर तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करने में एंड लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक कलीदी हैसियत रखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्पीडी जस्टिस होना चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। कोई फर्द, कोई अदारा, कोई भी अबव द लॉ ना है ना होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो इस पे क्यों हम बात कर रहे हैं कि जी स्पीडी ट्रायल होगा तो फलां का भी हो जाए, फलां का भी हो जाए? भाई हर एक का होना चाहिए, चाहे वो सिटिंग गवर्नमेंट के आदमी है, चाहे प्रीवियस गवर्नमेंट के आदमी है, चाहे किसी इंस्टीट्यूशन का कोई आदमी अंडर ट्रायल है। स्पीडी ट्रायल इंसाफ की बुनियादी जरूरत है और वो होना चाहिए। आई विश के नैब एंड सुप्रीम कोर्ट हर फर्द को और हर अदारे को एक स्पीडी इंसाफ दें ताकि मुल्क में अदारों के ऊपर एतमाद कायम हो लोगों का और लोग इंसाफ के अदारों के पास जाते हुए खौफजदा न उम्मीद लेकर जाएं। हर महज़ब माशरे में यही होता है। तो इस पे मुझे नहीं समझ आती कि इसमें डिबेट करने वाली क्या बात है या हम इसमें क्या निकालना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ शैला, फौरन ब्रेक के बाद आपके पास आती हूँ। इसके ये जो आज मौलाना ने कहा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं अगर हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, पीडीएम रहनुमाओं को, हमारा रुख जेलों की तरफ हो जाएगा और एनआरओ हमसे मांगा जा रहा है। अब इसमें बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पीडीएम का अगला जलसा, अगला पड़ाव कोयटा में है और एक सिक्योरिटी अलर्ट भी आ गया है जिसमें कहा गया है कि तालिबान धमाका कर सकते हैं, अहम लीडरशिप को निशाना बना सकते हैं। शैला, ऐसी सूरत में भी पीडीएम के जलसे जारी रहेंगे आपके ख्याल में, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सिक्योरिटी मिलेगी हुकूमत की तरफ से? अब हुकूमत सिक्योरिटी देती है या नहीं देती, जलसा तो होगा। और जहाँ तक बात की है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, तो वो हमें नजर आ रहा है ना हुकूमत के लहजे से कि हुकूमत ना सिर्फ चले। पहले तो वजीर आजम साहब ने कहा कि इनके सारी गिरफ्तारियों वगैरह के बारे में फिर अब स्पीडी ट्रायल आ गया, लेकिन उसके साथ साथ शेख रशीद ने कहा झाड़ू फिर जाएगी। भाई आपको कैसे पता, 1 साल हो गया खुर्शीद शाह साहब को, एक रेफरेंस जमा नहीं हो सका, स्पीकर साहब के खिलाफ कुछ जमा नहीं हो सका, कैसे झाड़ू फिर जाएगी? कहां से ले आएंगे आप 2 महीने में इतना सब कुछ? और फिर आप पे भी तो झाड़ू फिरनी चाहिए ना। क्यों नहीं चलने चाहिए आपके केसेस? फिर सबसे अफसोसनाक वाकया ये हुआ, जो बात मैं करना चाहती हूँ, जो अफसोसनाक बात है कि वजीर आजम साहब ने कहा कि मैं इनके प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी करूंगा। यह आपका थोड़ी काम है, ये तो एमएनए एमपीए उठाता है। और ठीक बात है। अच्छा तलाल साहब, ये बात मैं आपसे पूछूं, पीडीएम का जलसा होगा हर सूरत, शो करता है, फिर भी हर सूरत होगा पीडीएम का जलसा थ्रेट के बावजूद? देखिए आसमा, जब दहशतगर्दी अरूज पे थी, आपको याद है उस वक्त धरना भी हुआ था खान साहब का और जलसे भी होते थे, रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़्ज़ भी चल रही थी। ये इस तरह के थ्रेट अलर्ट अगर आ जाएं तो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है कि उसको पता चल गया है कि थ्रेट भी है। अब तो वो बिल्कुल इससे पीछे नहीं। इनका सिक्योरिटी देना इनका काम है, ये जलसे इनके शेड्यूल से नहीं चलेंगे, सिक्योरिटी देना इनका काम है, नहीं देंगे। अगर कोई वाकया होगा हुकूमत उसकी जिम्मेदार होगी और यही थ्रेट अलर्ट जो है ये इनके वारंट गिरफ्तारी मैं चाहती हूँ बिल्कुल ये वारंट गिरफ्तारी होंगे आपके, और मैं कंक्लूड करवाऊंगी जनरल साहब पे, लेकिन ये कितना बड़ा आपके लिए रिस्क है ये बताइएगा? सिक्योरिटी आप देंगे पूरा? जी मेरा ख्याल है तलाल ने ये बात ठीक की है कि मतलब हमें तो शुरू से ये कह रहे हैं जलसे इनका राइट है, बिल्कुल करें। हमारा इनका जहाँ मसला है कि हजारों की तस्दीक ना करें, ये काम आपका नहीं बनता। और इंटरनेशनली जिस तरह इनको कोड भी किया जा रहा है वो काम नहीं होना, जलसे करना। और बिल्कुल ठीक है, अगर थ्रेट आ गई और फिर भी जलसा करना चाहते हैं तो हम इनको डबल सिक्योरिटी देंगे। अच्छा। इनका राइट है जलसा करना। हाँ, कोरोना की वजह से एसओपीज लाजमी फॉलो करें क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है, इसके अलावा आई हैव नो इश्यूज। जन साहब, नेक्टा का ये थ्रेट कितना सीरियस है और टीटीपी की तरफ से खास करके?
देखें आसमा, बात यह है कि अगर वहां आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर अटैक हो रहे हैं, अगर आर्म्ड फोर्सेस के काफिलों के ऊपर हमले हो रहे हैं, और पिछले 2 माह में हम 24 से ज्यादा शहदा की लाशें वहां से आर्मी के लोगों की उठा चुके हैं, तो थ्रेट टू रियलिटी है। और आर्मी का वहां मौजूद होने का मतलब ये नहीं कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, दहशतगर्दी नहीं हो सकती। इम्कानात हैं। अगर नेक्टा थ्रेट दे रहा है तो इसको सीरियसली लेना चाहिए। हुकूमत का काम है उन्हें सिक्योरिटी देना, और जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, अगर पीडीएम चाहती है कि वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी जारी रखें तो उन्हें अपना हक पहुंचता है, तो वो अपना जलसा करें, हुकूमत उनको प्रोटेक्शन देगी। और अगर प्रोटेक्शन के बावजूद कुछ हो जाता है तो जब हो जाता है तो जिस तरह पहले लोग अपनी जानें दे रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो गया तो फिर कुछ जानें और चली जाएंगी, ऐसा तो होगा। तो बात यह है कि थ्रेट को इग्नोर नहीं करना चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए, फुल प्रूफ सिक्योरिटी कोई होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो, फुल प्रूफ सिक्योरिटी हो नहीं सकती। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पीडीएम ने कहा है कि वो जल्द से जरूर करेगी, हुकूमत कहती है कि उनका हक है, हम उसका करेंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि खुदा न खास्ता अगर कुछ भी थोड़ा सा भी हो जाएगा तो पाकिस्तान की रियासत इस वक्त जिस तरह निमट रही है, वो किस तरह से इस पूरी सूरत हाल से निमट सकेगी, इस पे सबको देखने और खास करके रियासत को। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।